जैसा कि आज हम लोग साझेदारी के सामान्य सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और इस साझेदारी के बारे में पिछले साल भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ चुका है। अब इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हमको करना है। प्रैक्टिकल और थ्योरी करने से पहले उस साझेदारी के बारे में फिर से थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि साझेदारी होता क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी प्रकार के व्यापार का संचालन करते हैं तो उसी व्यापार को बोलते हैं साझेदारी व्यापार। इसके लिए कहा गया है कि इसमें एक अनुबंध होता है, समझौता होता है और वे आपस में चर्चा करते हैं कि हम मिलकर पूंजी लगाएंगे और जो भी लाभ होगा उस लाभ को हम आपस में बराबर बराबर बांट देंगे। इसी क्रिया को ही बोलते हैं साझेदारी व्यापार। तो साझेदारी क्या है समझ में आ गया। सामान्य सी बात, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी प्रकार के व्यापार का संचालन करते हैं उसी व्यापार को बोलते हैं साझेदारी व्यापार। इसकी विशेषता में जो आते हैं हम वो विशेषता हमको ध्यान में रखना चाहिए। पहली विशेषता कह गई यहाँ पर अनुबंध का होना आवश्यक। अनुबंध यानी एक प्रकार का समझौता होता है। समझौते का मतलब जो बताया गया अभी कि जब भी वो मिलकर व्यापार करेंगे तो उनके बीच एक अनुबंध हो जाएगा, समझौता हो जाएगा कि हम सब मिलकर पूंजी लगाएंगे। बराबर बराबर पूंजी है तो बराबर बराबर लगाएंगे और बराबर नहीं है तो जिसके पास जैसा पूंजी होगा वैसा पूंजी लगाएंगे और हम सब मिलकर इस व्यापार का संचालन करेंगे और जो भी लाभ होगा, अगर बराबर पूंजी लगी है तो लाभ को बराबर बांट दिया जाएगा और अगर बराबर पूंजी नहीं है तो ऐसी दशा में पूंजी का अनुपात निकाल लिया जाएगा और जो जितना पूंजी लगाएगा उसके हिसाब से उसको लाभ में हिस्सा दिया जाएगा। इसी क्रिया को बोलते हैं अनुबंध। तो इसलिए कहा गया सबसे पहली बात, साझेदारों के बीच में एक अनुबंध का होना आवश्यक है। बिना अनुबंध के साझेदारी व्यापार का संचालन कभी भी नहीं होता। दूसरी बात, न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या। साझेदारी के लिए न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में भी निर्णय लिया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी का अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बारे में कहा गया कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक और अधिक से अधिक अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो 10। कम से कम 2 और बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिक से अधिक 10। लेकिन अगर सामान्य व्यवसाय है तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। ये अभी के लिए। पहले था कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 और बैंकिंग व्यवसाय में था कम से कम 2 अधिक से अधिक 10। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में परिवर्तन होने के बाद ये नया नियम आ गया है अब कि हमारे पास साझेदारी में सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अन्य व्यवसाय के लिए अधिक से अधिक 50 होना अनिवार्य है। अगर 2 से कम हो गया या 50 से अधिक हो गया तो हमारा व्यापार अवैध हो जाएगा। अब उस साझेदारी की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो कम से कम 2, अधिक से अधिक बैंकिंग व्यवसाय के लिए 10 और अन्य व्यवसाय के लिए कम से कम 2, अधिक से अधिक 50। ये सदस्यों की यहाँ पे न्यूनतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या होना अनिवार्य है। तीसरी बात कहा गई यहाँ पर सदस्यों की पात्रता। तो साझेदार कौन बन सकता है? तो वही व्यक्ति साझेदार बन सकता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, उसी व्यक्ति को ही साझेदार बनाया जाता है। फिर कहा जाता है कि अवैध साझेदार बन सकता है। हाँ, अवैध साझेदार बन सकता है लेकिन उसको केवल लाभ में हिस्सा मिलेगा, हानि से उसका कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में? तो अवैध साझेदार बनेगा, पूंजी भी लगाएगा लेकिन वो केवल लाभ का अधिकारी होगा, हानि का अधिकारी नहीं होगा और साथ ही साथ संस्था की पुस्तकों को देखने का अधिकार भी उसे नहीं होता है। वो केवल लाभ में हिस्सा ले सकता है। कौन? अवैध साझेदार। आई बात समझ में? फिर इसके बाद देखते हैं पर व्यवसाय का होना। व्यवसाय का मतलब साझेदारी कब, हम साझेदारी व्यापार कब शुरू करेंगे? जब हमारे लिए कोई एक व्यवसाय होगा, हमारे लिए उसके लिए एक फर्म, संस्था, दुकान होनी चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए। और वो व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैध। वैध का मतलब कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसाय होना चाहिए। ये नहीं कि जो है हम यहाँ पे हथियार का विक्रय कर रहे हैं, है ना, इस नशीले पदार्थों का विक्रय कर रहे हैं तो वो वैध की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पे वैध व्यवसाय होना चाहिए जिससे कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसके लिए इस वैध व्यवसाय का होना अनिवार्य है। बिना व्यवसाय के साझेदारी का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद कहा गया व्यवसाय के साथ साथ लाभों को बांटना। अब जब यहाँ पे जब व्यवसाय शुरू करेंगे तो या तो लाभ होगा या हानि होगी। अगर मान लो व्यवसाय में बराबर बराबर पूंजी लगा है और लाभ हो गया तो उस लाभ को सभी 4 साझेदार हैं अगर मान लो तो चारों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा।
बराबर पूंजी लगने की दशा में। लेकिन अगर मान लीजिए उन लोगों ने अलग अलग पूंजी लगाया है, कोई 10,000 लगाया, कोई 20,000 लगाया, कोई 30,000 लगाया, कोई 40,000 लगाया, तो 10, 20, 30, 40 का हम एक अनुपात निकालेंगे, पूंजी अनुपात, जो बाद में आपको बताएंगे कैसे निकालना है आगे अभी। और पूंजी अनुपात निकालने के बाद उस अनुपात में क्या करेंगे, हम उस साझेदारों के बीच में लाभ को बांट देंगे। और जब लाभ बढ़ जाएगा तब इस लाभ को हम, जो इसके साथ खाता बनता है लाभ हानि नियोजन खाता, उस लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करेंगे। इस बात को हमको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, अब चलते हैं, इसी के साथ एक होता है साझेदारी संलेख। संलेख का मतलब होता है जब व्यापार शुरू किया जाता है तो संलेख भी एक समझौता है, अनुबंध है। और साझेदारी संलेख में लिखित और मौखिक ये दो प्रकार से हो सकता है। तो जब व्यापार करते हैं तो संलेख में सबसे पहले फर्म का नाम लिखा जाता है कि हमारी फर्म किस नाम से चलेगी, और दूसरा लिखा जाता है यहाँ पर कि इसके कौन कौन से सदस्य हैं, उनका नाम, उनका पता, और इन सदस्यों ने कितनी कितनी पूंजी लगाई, इसका वर्णन हो। और इसके बाद ये भी लिखा जाएगा कि अगर मान लो जो भी लाभ होता है उस लाभ को किस प्रकार से हमको यहाँ पर बांटना है। और ये सब लिखने के बाद सभी साझेदारों के उसके नीचे हस्ताक्षर होते हैं, उसी को बोलते हैं हम साझेदारी संलेख। इसलिए कहा गया हमेशा लिखित होता है। अगर मौखिक हो गया तो कल को कोई भी साझेदार अपनी बात से पलट सकता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा स्वीकार नहीं किया। इसीलिए संलेख जो है हमेशा कैसा होता है, लिखित होता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं साझेदारी संलेख। इसके बाद संलेख के बाद हमको खाते में जब जाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, और इसके बाद अगली कड़ी में मैं आपको अभी बताता हूँ।